डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो हिंदुस्तान के अंदर आई। क्योंकि इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से हमें ये मालूम हो रहा है कि ये जो एक कंपनी थी कहाँ की? ये थी यूरोप की, इंग्लैंड की। और आई कहाँ पर? इसका नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। और आई कहाँ पर? हिंदुस्तान के अंदर। आई कब? 1600 में, इन 1600। तो अब इसको कोई भी कंपनी है, उसको अगर दूसरे देश में जाना हो तो सबसे पहले उसको इजाज़तनामा सनद हासिल होनी चाहिए अपने मुल्क से। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक्वायर कर दिया चार्टर। कहाँ, किससे एक्वायर किया? इंग्लैंड से, क्वींस एलिज़ाबेथ से। और जब ये कहाँ के लिए आ गया? अब हिंदुस्तान के लिए। तो हिंदुस्तान में आने का इनका मकसद क्या था? सोल मकसद इस कंपनी का था कि अब इसका कोई कंपटीशन नहीं था, परफेक्ट कंपटीशन नहीं रहा, तो इसकी मोनोपोली हो गई। अब इसका काम क्या था कि इन्हें मर्सेंटाइल का मतलब है कि ऐसी ट्रेड, ऐसा बिजनेस जिसमें जो है चीज़ें सस्ती खरीदी जाती हैं और महंगे दामों पर बेची जाती हैं। तो इस कंपनी ने, लेकिन जब चूँकि इसने तो चार्टर से सनद हासिल की थी, किससे? इंग्लैंड से। लेकिन ये बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ को, जो पावरफुल यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उनको हिंदुस्तान में आने से रोक नहीं सकती थी। तो क्या कहते हैं? बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से होता हुआ, कहाँ से? राउंड द केप ऑफ गुड होप से होता हुआ कहाँ पर? हिंदुस्तान के अंदर आया। तो द पुर्तगीज़ हैड ऑलरेडी, तो जब ये हिंदुस्तान में आए तो उस वक्त पुर्तगालीज़ जो थे वो ऑलरेडी वो हिंदुस्तान में आ चुके थे। और वो कहाँ थे? वो गोवा के अंदर थे। और सबसे पहला शख्स जो हिंदुस्तान के अंदर आया, जिसने हिंदुस्तान के रूट को, इंडियन सी रूट को एक्सप्लोर किया, वो कौन था? वो था, प्यारे बच्चों, वास्को डी गामा। और उसने कब किया था? 1498 के अंदर। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी द डच टू वर। अब कहता है जब 17वीं सेंचुरी की शुरुआत हुई, यानी 1600 के बाद क्या हुआ कि जो डच थे वो भी, यानी जो कहाँ के रहने वाले थे, नीदरलैंड के रहने वाले लोग थे। जैसे हिंदुस्तानियों को इंडियंस कहेंगे, पुर्तगालियों को पुर्तगीज़ कहेंगे, और ऐसे ही नीदरलैंड के रहने वाले लोगों को क्या कहेंगे? डच। वो भी देख रहे थे कि किस तरह से उनकी बिजनेस जो है ट्रेड हिंदुस्तान के ओशन से होते हुए वो भी हिंदुस्तान के अंदर ट्रेड करें। सो द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सीन। अब फ्रेंच ट्रेडर भी आ गए सीन पर। द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनी, असली मसला क्या था प्यारे बच्चों, कि जितनी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगीज़, डच कंपनीज, फ्रेंच, और ये सब आए किसके लिए थे? इनका एक ही माटो था। वो क्या था कि यहाँ से सस्ती चीज़ें ले जाना, और वो चीज़ भी एक ही थी, था फाइन क्वालिटी का। वो चीज़ क्या थी? द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। उनका सबका मकसद क्या था? हर एक कंपनी का मकसद ये था, हर एक पावर का मकसद ये था कि यहाँ से वो क्या लेना चाहते थे? कॉटन लेना चाहते थे। क्योंकि जो कॉटन की सबसे ओरिजिनल टाइप जो थी वो हिंदुस्तान में पैदा होती थी। इन इंडिया हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप। अब कहता है कि इसकी मार्केट बहुत बड़ी थी। पेपर्स, क्लोज, कार्डमोम्स एंड सिनामोन टू वर इन ग्रेट डिमांड। अब कहता है वहाँ पे डिमांड किसकी थी? पेपर, काले मिर्च, क्लोज, लौंग जिसको हम कहते हैं, कार्डमोम आपको मालूम है सब्ज़ इलायची, और सिनामोन होता है जिसको दालचीनी कहा जाता है। ये हमारे मसाले ये कहाँ बनते थे? ये भी हिंदुस्तान में बनते थे। और इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कहाँ पर? इंग्लैंड के अंदर, यानी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। कंपटीशन अमंगस्ट द यूरोपियन कंपनीज इनएविटेबल पुश्ड अप द प्राइस एट विच दिस गुड्स कुड बी परचेज। अब हुआ क्या? सब को एक ही चीज़ चाहिए थी, तो उससे क्या हुआ कि इस कंपटीशन में इन चीज़ों का, ये चीज़ें जो है इनकी प्राइस बढ़ने लग गई। चूँकि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी उसकी मोनोपोली थी, वो अपनी मर्ज़ी से सस्ते दामों पे चीज़ें खरीदती थी और महंगे दामों पे बेचती थी। लेकिन जब और कंपनीज आ गई, और कंपनीज जो वेस्टर्न की यहाँ पे आ गई, तो उससे क्या हो गया कि इन चीज़ों की कीमत बढ़ना लग गई। कीमत बढ़ने क्यों लग गई? कि सबका मकसद जो था वो कॉटन लेना था, और दूसरी पेपर्स, क्लोज, कार्डमोम और सिनामोन, यहाँ से उनका लेना यही मकसद था। यानी उनको कॉटन चाहिए था, और क्या चाहिए थे? लौंग चाहिए थे, और काले मिर्च की वहाँ पे डिमांड थी, दालचीनी की भी डिमांड थी, और सब्ज़ इलायची की भी वहाँ पे डिमांड थी। अब उनको लग गया कंपटीशन। तो कंपटीशन से हुआ क्या कि इन चीज़ों की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट देयरफॉर लेड टू फायर्स बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनी। अब हुआ क्या? अब इनके अंदर से जंग शुरू हो गई, यानी इनका अंदर से मुकाबला शुरू हो गया। थ्रू द 17th एंड 18th सेंचुरी दे रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप। अब जब इनका कंपनीज का मुकाबला हुआ तो ये क्या लग के करने? एक दूसरे के जहाज़ों को
डुबाने लग गए, यानी वहाँ पे उनकी अंदरूनी जंग शुरू हुई। ब्लॉकेड रूट्स, और रूट को भी ब्लॉक लगे करने, एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप फ्रॉम मूविंग विद द सप्लाई। अब सब सप्लाई लेके हिंदुस्तान से, इंडिया से इनके जहाज़ जाते थे, तो ये क्या करने लगे कि उनको ब्लॉक करने लगे ताकि ये सप्लाई वहाँ पे ना पहुँच सके। यानी अब इनका क्या हो गया कि मुकाबला पूरी तरह से शुरू हो गया। ट्रेड वाज कैरिड ऑन विद आर्म्स। अब देखो हथियारों का भी मामला शुरू हो गया। एंड ट्रेडिंग पोस्ट पर अब पोस्टें भी बढ़ने लग गई, प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। अब वहाँ पे वो यानी दीवारबंदी शुरू हो गई, अपनी अपनी पोस्टें, चौकियाँ शुरू हो गई बढ़ने। दिस एफोर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड आल्सो लेड टू इंटेंस कन्फ्लिक्ट विद द लोकल रूलर्स। अब इनका कन्फ्लिक्ट कहाँ से शुरू हो गया? अब लोकल रूलर जो यहाँ पे नवाब थे उनके साथ, कंपनीज का तो आपस में कंपटीशन शुरू हो गया, अब इनका लोकल रूलर्स के साथ भी कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, क्योंकि वो चीज़ें खरीदना चाहते थे और अपनी मार्केट बनाना चाहते थे। अब उन्होंने एक दूसरे के जहाज़ों को भी ब्लॉक करना शुरू कर दिया, और अब वो वहाँ पे आर्म्स का भी मामला शुरू हो गया। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। अब कुदरती बात है कि जब इनका मुकाबला शुरू हो गया तो अब ये कंपनी के पास एक ही ज़रिया बचा था कि पॉलिटिक्स, यानी इसके बागडोर ही हिंदुस्तान की खुद संभाल दे, ताकि दूसरी कंपनीज़ को हिंदुस्तान में दाखिल होने से ही रोका जा सके। तो कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगैन ट्रेड इन बंगाल। अब इसने बंगाल से शुरू किया, यानी कोलकाता से। दिस फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप इन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। अब कहता है पहली जो फैक्ट्री थी वो सेटअप कब हुई? हुगली रिवर के किनारे पर शुरू हुई, कब? 1651 में। दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर्स नॉन एट द टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। द फैक्टर हैड ए warehouse where goods for export were stored, and it had office where company officials sat. As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. By 1696, it began building a fort around the settlement. 2 years later, in bribed Mughal officials into giving the company zimindari rights over 3 villages. One of these was Kalikata, which later grew into the city of Kolkata, or Kolkata as it is also known today. It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting the company the right to trade duty free. अब क्या हुआ कि इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सबसे पहली बिजनेस जो थी वो शुरू कहाँ की? हुगली दरिया के किनारे पर, बैंक्स पर, कब? 1651 में। अब उन्होंने क्या किया कि आस्ता आस्ता जितनी भी चीज़ें जो थी वहाँ इंग्लैंड के लिए भेजी जाती थी, सबको कहाँ पे स्टोर लगे करने मेरे प्यारे बच्चों? उनको स्टोर लगे करने वहीं हुगली रिवर के जो बैंक पर उन्होंने फैक्ट्री बनाई थी वहाँ पे उसका स्टोर हुआ, और वो जो उनके ऑफिसर वगैरह थे वो भी वहीं बैठते थे। अब हुआ क्या कि 1696 के अंदर इन्होंने क्या किया कि इट बिगैन बिल्डिंग ए फोर्ट। अब उन्होंने किला बनाया अराउंड द सेटलमेंट। 2 years लेटर इट ब्राइब्ड। अब इन्होंने क्या किया? पैसा दिया किसको? मुगल ऑफिशियल जो थे, यानी बादशाहों के आगे जो ऑफिशियल जो मुलाजिम थे उनको क्या किया? रिश्वत देना शुरू कर दी। और इनटू गिविंग द कंपनी जिम्मेदारा राइट अब ओवर 3 विलेज। अब जिम्मेदारा राइट यानी जिम्मेदारी के राइट दे दिए। जब उन्होंने उनको दिए ब्राइब, जब रिश्वत की, तो कोई भी मुल्क जब डूबता है मेरे प्यारे बच्चों तो वो रिश्वतखोर जो होते हैं मुलाजिम, उनके ज़रिए से जो है मुल्क जो है उसकी तबाही शुरू हो जाती है। जैसे कि हमें मालूम होना चाहिए, जैसे हिस्ट्री हमें बता रही है कि अब मुग़ल के ऑफिशियल जो थे उन्होंने क्या किया? उनसे रिश्वत खाई और 3 गांव जो थे उसकी क्या दे दी? जिम्मेदारी राइट किसको दे दिए? अंग्रेज़ों को दे दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो थी उनको दे दिए। अब वन ऑफ दिस वाज कालीकटा। अब उसका नाम क्या था? कालीकटा, आज जिसको कोलकाता कहते हैं या कोलकाता कहते हैं। और कहता है क्या कहते हैं? विच लेटर ग्रीव इनटू द सिटी ऑफ कोलकाता। इट आल्सो परस्यूडेड द मुगल एम्परर औरंगज़ेब। अब क्या किया इन्होंने अपने आका जो उस वक़्त के बादशाह थे औरंगज़ेब, उसको मनाया कि अब इन्होंने इशू किया फरमान, यानी उसको अथॉरिटी दे दी, किसको? सनद दे दी, ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। अब ड्यूटी फ्री हो गई, यानी जो टैक्स वगैरह लगता था अब उसको वो बंद हो। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। औरंगज़ेब्स फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, बट ऑफिशियल ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर expected to pay duty. This they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal. How could the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan, not protest?
अब कहता है कि हुआ क्या कि वहाँ से फरमान था, औरंगज़ेब से लिया था उन्होंने, किसका, कि ड्यूटी फ्री, लेकिन वो बाद में और जो ड्यूटीज़ यानी जो और पैसा बनता था वो उन्होंने देने से इनकार कर दिया, किसको, कि जो बंगाल के नवाब थे मुर्शिद अली खान को। तो अब उसने जो दिया था उन्होंने, इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो था अपना तसल्लुत कहाँ जमाया, बंगाल के अंदर। तो हमें मालूम होना चाहिए प्यारे बच्चों कि बंगाल के अंदर कहाँ, सबसे पहले हुगली रिवर के किनारे पर 1651 में उन्होंने अपनी जो है जो फैक्ट्री थी उसकी इस्टेब्लिशमेंट की। तो इस तरह से आज प्यारे बच्चों हमें ये मालूम हुआ कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के अंदर आई, और जब उसने कंपटीशन को ज़्यादा बढ़ते हुए देखा तो उसने क्या किया कि पॉलिटिक्स में अपना हाथ जमा लिया, और आखिरकार आए थे वो। फिर एक बार याद रखना है प्यारे बच्चों कि किस तरह से उन्होंने रिश्वतखोरी करके मुगल्स के जो थे, मुगल्स एम्परर के जो ऑफिशियल्स थे उनको ब्राइब करके किस तरह से हिंदुस्तान पर अपना तसल्लुत बंगाल से जमाना शुरू कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस कंसेप्ट के बारे में अच्छी मालूमात हासिल होगी। थैंक यू।